नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। सपा नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगाए। भड़काऊ भाषण मामले को देना होगा आवाज का सैंपल। हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। वॉइस सैंपल पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। 2017 विधानसभा चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। रामपुर के टांडा थाने में आजम खां पर दर्ज हुआ था मुकदमा। रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट का संज्ञान लिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। इससे पहले आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खां को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी ये मांग नामंजूर करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वॉइस सैंपल पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। भड़काऊ भाषण में देना होगा आवाज का सैंपल। तो हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, 2017 विधानसभा चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी का आजम खां पर आरोप था। रामपुर के टांडा थाने में आजम खां पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट में संज्ञान लिया था। तो हाई कोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। तो भड़काऊ भाषण देने में देना होगा आवाज का सैंपल आजम खां को। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर में आजम खां को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, लगातार आजम खां को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आजम खां की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट से अब उनको झटका लगा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, हालांकि वो जो निचली अदालत है एमपी एमएलए कोर्ट में जो फैसला दिया था उनकी वॉइस सैंपलिंग लेने का, उसको चुनौती दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट राहत की गरज से आए थे। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि निचली अदालत के जो आदेश है उसको पालन करने का आदेश दिया है, यानी वॉइस सैंपलिंग करने का निर्देश दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से वॉइस सैंपलिंग के लिए बाकायदा इन्हें निर्देशित किया गया था निचली अदालत में और इनको वॉइस सैंपलिंग के लिए कहा गया था, लेकिन चूंकि इनके लिए एक ऑप्शन था इलाहाबाद हाईकोर्ट और वहां पर आए हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ पर चुनौती दी थी कि लेकिन हाईकोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये आदेश किया है कि इनको वॉइस सैंपलिंग करवानी होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आजम खां को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ था और उस स्पीच में जिस तरह की भाषा शैली या जो चीजें बोली गई थी उसको लेकर के इनके खिलाफ कंप्लेन हुई थी और उसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उस वॉइस से मिलान कराने के लिए इनकी वॉइस सैंपलिंग कराई जाए और उसको लेकर के निर्देशित किया गया था। लेकिन उसको चुनौती देते हुए आजम खां के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में का रुख किया था, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इन्हें वॉइस सैंपलिंग करानी होगी। तो अब इसके बाद आजम खां का अगला कदम क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब उन्हें जिस तरह का आदेश दिया है उसके बाद उनके पास जो उनकी लीगल सेल है क्या उन्हें एडवाइस करती है। हालांकि इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इस तरह के भी उनके पास ऑप्शन हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। जो उनकी लीगल सेल है, जो आदेश हुआ है उसकी कॉपी मिलने के बाद उस पर उनकी जो लीगल टीम है वो क्या फैसला करती है, इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है और इन्हें राहत नहीं दी है। तो अब इसके बाद इनके पास इस तरह की एक तरह से कह सकते हैं कि उम्मीद है कि हो सकता है कि इनके वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, लेकिन हाईकोर्ट से जरूर इनको झटका लगा। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने भी आजम खां को आवाज का सैंपल देने का निर्देश दिया था।
बिल्कुल उसी निर्देश को चुनौती देने के लिए आजम खां के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रुख किया था, क्योंकि वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी और बाकायदा उस जो एमपीएमएलए कोर्ट है उन्हें वॉइस सैंपलिंग के लिए कहा था। लेकिन इससे बचने के लिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने भी आज साफ कर दिया कि फिलहाल जो निचली अदालत का फैसला है वो बरकरार रहेगा और इन्हें वॉइस सैंपलिंग करानी होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं इन्हें ना ही निचली अदालत में अभी राहत मिली और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फिलहाल आज उन्हें राहत नहीं मिली है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा उनके अगले रुख का, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल उन्हें अभी राहत नहीं मिल रही है, तो उन्हें एक तरह से कह सकते हैं बड़ा झटका लगा। तो फिलहाल आजम खां की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भड़काऊ भाषण मामले में उनको आवाज का सैंपल देना होगा। इसको लेकर अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए बिल्कुल, अब चूंकि उनके जो जैसा कि बताया कि लीगल टीम है वो इस पूरे फैसले के बाद उस पर मंथन करेगी और आगे फिर वो तय करेगी कि इसको चुनौती देना है या नहीं देना है। तो उनकी तरफ से इस तरह की कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद वो इस पर आगे रुख अख्तियार करेंगे। जो हमारी वकीलों से बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो फिलहाल आजम खां की मुसीबतें बढ़ने का नाम कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका को खारिज कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। 2022 हेट स्पीच मामले में उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार किया है। तो इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2022 हेट स्पीच मामले में उमर अंसारी को राहत नहीं मिली है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2022 हेट स्पीच मामला है। उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू वारंट को रद्द करने की मांग का मामला है। ये मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को निचली अदालत में जाकर अपनी बात रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी थी, हम भी दखल नहीं देंगे। तो कोर्ट ने यह फैसला दिया है। 2022 हेट स्पीच का यह मामला है। उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को निचली अदालत में जाकर अपनी बात रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, तो हम भी दखल नहीं देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उमर अंसारी के ऊपर कई ऐसे जो मामले हैं जिन मामलों की सुनवाई लगातार चल रही है। आज भी अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की इस मामले में सुनवाई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट का कड़ा निर्देश है कि जिस तरीके से निचली अदालत ने जो आदेश दिया था उसकी आदेश पर रहेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आ चुका है और कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, तो अब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी क्या करते हैं। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो निचली अदालत में गए, फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो हर कोर्ट का दरवाजा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी खटखटा चुके हैं, लेकिन उनको कहीं से भी राहत नहीं मिली। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। अगर देखा जाए तो लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में जिस तरीके से उनकी जो अवैध तरीके की जो प्रॉपर्टी बनाई गई थी, उस मामले को भी हजरतगंज कोतवाली में दर्ज किया गया था और भी कई मामले ऐसे हैं जो लखनऊ में दर्ज है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मुश्किलें हैं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है।
तो उमर अंसारी इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी झटका लगा है, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना केस रद्द करने का इनकार कर दिया है। तो अब उमर अंसारी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी निचली अदालत में भी गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे, और दोनों जगह देखा जाए तो जो याचिका थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दी गई थी। अब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के पास एक ही ऑप्शन जो बचता है, अब लगता है कि वो उस ऑप्शन पे जाएंगे, वहां का वो दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट के फैसला ये है कि जो निचली अदालत या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसी जजमेंट पे कोर्ट रहेगी, उससे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो मुश्किलें हैं वो अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही। फिलहाल अब देखना यही होगा कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का अगला कदम किस तरीके का होता है और वो क्या नई रणनीति बनाते हैं। तो उमर अंसारी को कोर्ट ने निचली अदालत में अपनी बात रखने के लिए कहा है। देखिए, जो निचली अदालत का जो फैसला था वही मान रखा गया है, क्योंकि कोर्ट का जिस तरीके से आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो उमर अंसारी पे कोई एक मामले नहीं चल रहे हैं, कई ऐसे जो मामले हैं वो चल रहे हैं। उमर अंसारी हो गए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो गए, सभी पे कहीं ना कहीं देखिए कई मामले चल रहे हैं। और जिस तरीके से उमर अंसारी लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनको कोर्ट से राहत मिले, लेकिन राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब जिस तरीके से कोर्ट का आज फैसला आया है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको राहत नहीं मिली है। तो अब यही देखना होगा कि उनका अगला कदम किस तरीके का होता है, कि आगे की रणनीति वो किस तरीके की बनाते हैं उनके वकील जी। तो उमर अंसारी, उधर मुख्तार अंसारी, उनके परिवार को लेकर अभी जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, और उमर अंसारी पर आपको इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। देखिए, उमर अंसारी की बात की जाए तो उमर अंसारी साल 2020 में जो लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में इनके ऊपर कई मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि 3 मामले दर्ज किए गए थे साल 2020 में। ऐसे अगर देखा जाए तो उमर अंसारी के ऊपर कई मामले दर्ज है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोर्ट का वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, निचली अदालत में से गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन कहीं से उनको राहत नहीं मिली है। फिलहाल अब यही देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या रहती है, किस तरीके की वो आगे की रणनीति उनके वकील बनाते हैं, आगे किस तरीके से उनको बचाव दिलाते हैं, ये देखना होगा। तो आगे की रणनीति क्या रहती है उमर की, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बढ़ते खबरों में आगे, शुक्रवार को मणिपुर मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि विपक्ष शांति से चर्चा में हिस्सा नहीं लेते और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करते। हम उनसे रचनात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अचानक अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो उनके पास बहुमत है तो, और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाए, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे, और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया गया। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान फरियादों की उन्होंने जन समस्याएं सुनी और तुरंत अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ में
सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया है, जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी से मिलने के लिए, अपनी समस्याएं कहने के लिए फरियादी पहुंचे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यह जनता दरबार लगाया गया, जहां पर सीएम योगी से अपनी फरियादी लेकर पहुंचे फरियादी। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने साझा किया, अपनी समस्या बताई, जिसको सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के आदेश दिए हैं। उधर गुजरात सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के 70 आईपीएस अधिकारी को तबादला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से पुलिस महकमे में फेरबदल की अटकलें लग रही थी। नए फेरबदल में सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस डॉक्टर शमशेर सिंह को गुजरात के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया। ये अभी तक का वडोदरा के पुलिस आयुक्त थे। पिछले दिनों सरकार ने उन्हें डीजीपी स्केल पर प्रोन्नति भी दी थी। सरकार ने अनुपम सिंह गहलोत को बड़ोदरा और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक अहमदाबाद पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। तो गुजरात में 70 आईपीएस का तबादला किया गया है। अब शमशेर सिंह कानून व्यवस्था संभालेंगे। इसके साथ ही जीएस मलिक अहमदाबाद की पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। उधर मैनपुरी जिले में आई फ्लू ने दस्तक दे दी है, जहां जिला अस्पताल में हर रोज 300 से अधिक मरीज उपचार लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, जिले में आई फ्लू की दस्तक देने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हो गया है और अस्पताल में जिस तरह मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए चिकित्सक डॉक्टर ललित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हर कोई आई फ्लू का शिकार होता जा रहा है और ज्यादातर ये बच्चों में फैल रहे हैं, क्योंकि स्कूल और कोचिंग में एक साथ खेलने पढ़ने से सीधे संपर्क में आने से आई फ्लू फैल रहा है। कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू वायरल कंजक्टिवाइटिस है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, या तो डायरेक्ट संपर्क में आने से हो गया, या हाथ मिलाने से हो गया, या किसी का कपड़ा रुमाल इस्तेमाल करने से हो गया। किसी जो उसको वायरल फ्लू हो रखा है वह उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, बस यही बचाव है, तो अलग रहें। संभल के गांव केसरपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चलती बाइक में आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवार ने सड़क किनारे बाइक फेंक कर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो संभल में चलती बाइक में आग लग गई, जिसके चलते बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक पूरी तरह आग का गोला बन गई। उधर केंद्रीय विद्यालय अहमद का चयन प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री के तहत किया गया है, जहां 5 सालों में ढांचागत विकास किया जाएगा। आपको बता दें, प्रचारक केपी यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समावेशी और लचीली नीति है। इसमें औपचारिक शिक्षा 3 साल की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों से शुरू हो रही है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करते हुए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 साल आयु के पूर्ण होने को किया जा रहा है। जहां 21वीं सदी में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षा नीति तैयार की गई है। केंद्रीय विद्यालय अमहट का पीएम श्री में चयन हुआ है। उधर मैनपुरी के उजा क्षेत्र में एक किशोर के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने कुकर्म का प्रयास किया, तो वहीं कुकर्म के प्रयास का विरोध करने पर दबंग ने किशोर के परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। बता दें कि आनंद फाने में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो मैनपुरी से ये घटना सामने आई है, जहां किशोर के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। गांव के ही व्यक्ति पर इसको लेकर आरोप लगाया गया है। विरोध करने पर दबंग ने मारपीट की और इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर यूपी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत हापुड़ के बाबूड़ार थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में हापुड़ कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास 71,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी है। बता दें कि ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पॉक्सो एक्ट और जघन्य अपराधों से संबंधित मुकदमों को चिन्हित कर पुलिस को प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए। तो हापुड़ में यूपी में ऑपरेशन कन्वेंशन जारी है। ऑपरेशन के तहत 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
आजीवन कारावास की। इसके साथ ही 71,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उधर रायबरेली के बांजरवा थाना क्षेत्र के कस्बा स्थिति रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। रेलवे क्रॉसिंग के पास खून से लथपथ ये शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।